गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले राजनीति विज्ञान का अर्थ जो पढ़ा था और उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत जो हमने पढ़े थे उसमें हमने उसको दो भागों में बांट कर पढ़ा था, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान और सिद्धांत। जो हमने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान पढ़ा था उसके अंतर्गत जो हमने देखा था कि जितने भी जो राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। मेनली जो राज्य है, सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और इनका ही अध्ययन होता था और इनके अंदर काम करने वाले व्यक्तियों का भी उसमें अध्ययन किया जाता था। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत जो अध्ययन की वो पद्धतियाँ थी वो ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत पद्धतियाँ थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, सब कुछ प्रगति करता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होती गई। नए नए राजनीति वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने नई नई खोज करी, तो उन्होंने पाया कि जो पुरानी जो पद्धतियाँ हैं वो नवीन जो व्यवहार आ रहा है, नवीन जो नए नए देश भी उत्पन्न हुए हैं, उदय हुआ है, जैसे तृतीय विश्व के जो देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देशों का जो स्वतंत्र हुए थे उनकी अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। उन राजनीतिक व्यवस्थाओं को पुराने वाले जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनके द्वारा नहीं समझा जा सकता था। इसलिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के में एक विरोध उत्पन्न हो गया था। विरोध स्वरूप एक क्रांति हुई, उस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाने लगा था। राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद है, आधुनिक प्रयासों और दृष्टिकोणों की देन होता है। व्यवहारवाद में व्यवहार के अध्ययन पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद अपना मुख्य ध्यान है वो राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो हम आज इस अध्याय जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति और विकास क्या है। ठीक है, और अर्थ पढ़ेंगे, उत्पत्ति और विकास पढ़ेंगे और व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ था, इन चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि व्यवहारवाद क्या है, ये कब आया, कब से इसका अध्ययन चालू हुआ था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद राजनीतिक शास्त्र जो था, राजनीति विज्ञान जिसका हमारा जो विषय है, उसके क्षेत्र में कुछ नए दृष्टिकोणों का जन्म हुआ था। वो उनमें है व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उससे पहले जो राजनीति विज्ञान है उसमें परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता था, जैसे मैंने बताया था। इस दृष्टिकोण में कुछ दोष आए थे, सैद्धांतिक कठोरता आ गई थी। उनके सैद्धांतिक कठोरता के सभी जागरूक राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके अंतर्गत वो पुराने दृष्टिकोणों की वजह से असंतोषों का जन्म हुआ था। इस जो वैचारिक असंतोष उत्पन्न हुआ था इसके कारण ही व्यवहारवादी आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब मैं व्यवहारवाद का तुम्हें सब कुछ बताने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। व्यवहारवाद के अंतर क्या है कि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके अंदर व्यक्ति काम करते हैं, कि व्यक्तियों के बिना कोई संस्था काम नहीं करती। उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है कि वो व्यक्ति का पर्टिकुलर कैसा व्यवहार किस चीज़ को प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो जो व्यक्तियों का व्यवहार और खासकर राजनीतिक संस्थाओं में व्यक्ति का राजनीतिक जो व्यवहार है वो ही व्यवहारवाद का मूल अध्ययन केंद्र है, अध्ययन बिंदु है, और उसी के इर्द गिर्द पूरा व्यवहारवाद घूमता है। ठीक है, यानी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन करने संबंधित जो सिद्धांत है, उपागम है, उसको व्यवहारवाद कहते हैं। ये हमारी ईजी लैंग्वेज में है, सरल समझने की दृष्टि से। बाकी इसमें जो बताएंगे उससे आप निकाल सकते हो व्यवहारवाद क्या है, समझ सकते हो। ठीक है, तो जो वैचारिक असंतोष उत्पन्न हुआ था परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति, उसी ने ही व्यवहारवाद का जन्म का एक कारण बना था, वही उसी से व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। इस आंदोलन में जो मानवीय व्यवहार को, यानी मानव का जो व्यवहार है उसको राजनीतिक राजनीतिक संस्थाओं के जाल से बाहर निकालकर, यानी कि इस व्यवहारवादी आंदोलन ने मानव के व्यवहार को राज्य से और राजनीतिक संस्थाओं के जाल, राज्य और राज्य संस्थाओं का अध्ययन केवल परंपरागत दृष्टिकोण हम करते थे, उस जाल से इसको मानव के व्यवहार को बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया है। इस व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक शास्त्र के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र आदि सभी को ही बदल डाला है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में अनुभववादी, यानी ये अनुभव जो हम अनुभव करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम फील कर रहे हैं, वो अनुभव के जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग शुरू हो गया, जो वैज्ञानिक जो विधियाँ होती हैं विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं।
राजनीतिक शास्त्र तथा समाज विज्ञानों में आपसी संबंधों में इससे निकटता आई। ठीक है, यानी कि और जो जितने सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी ऐसा अध्ययन हो रहा था और राजनीतिक विज्ञान में भी ऐसा होने लगा, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के निकट आने लगे थे। इसने राजनीतिक शास्त्र को संस्थागत, कानूनी तथा दार्शनिक सीमा से बाहर निकाला। यानी जो पहले राजनीतिक विज्ञान संस्थागत था, सारा कानून दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाता था, सारा दार्शनिक अध्ययन था, क्या होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्लेटो ने आदर्श राज्य कहा था, आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। तो जो चाहिए वाली प्रवृत्ति थी उससे उसको बाहर निकाला। किसको? राजनीति विज्ञान को। इसने राजनीतिक जो विज्ञान है उसको न केवल राजनीति विज्ञान बना दिया बल्कि राजनीति का विज्ञान भी बनाने का प्रयास किया। राजनीति को भी जो जिनको बोलते हैं साइंस बोलते हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उस तरह का विज्ञान बनाने का इसने प्रयास किया है। ठीक है, अब आता है व्यवहारवाद का अर्थ, यानी व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो राजनीतिक जो विश्लेषणकर्ता हैं उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को व्यक्तिगत मूल्यों, आंतरिक विवरणों तथा कल्पनाओं के भंवर जाल से बाहर निकालकर उसे अनुभववादी तथा क्रियात्मक बनाने के जो प्रयास किए थे उन्हें ही व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में कैसे कहेंगे? व्यवहारवादी आंदोलन वह आंदोलन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक शास्त्री हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो परंपरा का दृष्टिकोण था उससे राजनीति विज्ञान को छुटकारा दिलाया और नया अनुभववादी और जो क्रियात्मक दृष्टिकोण है उसमें उसको लाने का प्रयास किया था। उसी को ही व्यवहारवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित जो सिद्धांत हैं, उनकी जो पद्धतियां हैं, उन्होंने जो खोज की हैं, जो दृष्टिकोण अपना है, उनको निकट लाना। यानी जो दूसरे समाज विज्ञान हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं, सिद्धांत हैं, उन्होंने जो खोज किए, रिसर्च किए, उनके नज़दीक पॉलिटिकल साइंस को लाना है। ये लाने वाला एक आंदोलन है तथा राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाना। राजनीति विज्ञान के अंदर जो तत्व हैं जिनको अनुभव से समझ सकते हैं उनको और अधिक वैज्ञानिक बनाना वाला ये एक आंदोलन है। ईस्टन ने इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा। ये तथ्य है ना, तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा है। अब देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन व्यवहारवाद को किसने कहा है या बौद्धिक प्रवृत्ति नाम उसको किसने दिया? तो किसने दिया? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद को शुरू किया था, वो इसके प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद एक ऐसी समग्र क्रांति है जो राजनीतिक शास्त्र को तथा इसकी अन्य शाखाओं को व्यवहारवादी चश्मे से देखती है। व्यवहारवाद मन में हमने सोच लिया व्यवहारवाद ऐसा होना चाहिए, उसी थीम के अनुसार हम जितने भी राजनीतिक जो शाखाएं हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो अन्य शाखाएं उनको देखते हैं। व्यवहारवाद से मिलते जुलते शब्द कौन कौन से हैं? व्यवहारवाद से आचरण, कार्य, क्रिया आदि, लेकिन ये सब व्यवहारवादी आंदोलन में नहीं आते हैं। ये शब्द मूल्यों पर आधारित होते हैं, यानी आचरण, कार्य, क्रिया और कार्य मूल्यों पर आधारित होते हैं और मूल्यों का व्यवहारवाद में कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद एक मूल्य रहित और मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। ठीक है, यह एक व्यवहार व्यापक अवधारणा है। इसका प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में होता है। ये देखो सारी विशेषताएं आगे देखो। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष है, मूल्य रहित है, व्यापक दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अपने अवलोकन, अपनी व्याख्या और अपनी निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। सब कुछ क्या है इसमें? व्यवहार। कौन सा व्यवहार? राजनीतिक व्यवहार। किनका राजनीतिक व्यवहार? राजनीतिक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार ही इनका अध्ययन का प्रमुख विषय है। इसके अंतर्गत सामाजिक जो अनुसंधान या सामाजिक खोज की जाते हैं, शोध किए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। ठीक है, जो व्यक्तियों के व्यवहार संबंधित जितनी वैज्ञानिक सामग्री है वो सब इसमें शामिल की जाती है। यह राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण है। जैसे ही व्यवहारवाद दृष्टिकोण आया था, राजनीति विज्ञान में एक तरह से क्रांति चालू हो गई थी जिसने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पुरजोर विरोध किया था। अब आती है इसकी परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषा में हमको याद रखना पड़ेगा किसने कौन सी परिभाषा दी है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजनीति विज्ञान को विरोध आंदोलन किसने कहा, उसको व्यवहारवाद को तो विरोध आंदोलन किसने कहा, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहली परिभाषा रॉबर्ट डहल की। ठीक है,
रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं? व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा विरोध आंदोलन है। विरोध आंदोलन आ गया शब्द, किसने कहा? रॉबर्ट डहल ने। कैसा विरोध आंदोलन है? जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। ठीक है। डहल ने दूसरी परिभाषा दी है, दूसरे शब्दों में कहा है कि परंपरावादी सिद्धांतों का जो भंवर जाल था उससे राजनीतिक अध्ययन को बाहर निकालने के लिए इसे अमेरिकन राजनीतिक शास्त्र द्वारा चलाया गया आंदोलन कहा है। किसको? व्यवहारवाद को। वह मनुष्य के व्यवहार के ऐसे पहलुओं पर अध्ययन करता है जो परीक्षण योग्य हो, यानी कि मनुष्य के पूरे व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार में ऐसा व्यवहार जिसका परीक्षण किया जा सकता हो उसको ही व्यवहारवाद के अंदर शामिल करता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा है ट्रूमैन की। ट्रूमैन ने क्या कहा है? डेविड ट्रूमैन, राजनीति विज्ञान में शोध को व्यवस्थित बनाना तथा आनुभाविक प्रणालियों का विकास ही व्यवहारवाद है। यानी शोध को व्यवस्थित बनाना और आनुभाविक जो प्रणालियां होती हैं, जो वैज्ञानिक प्रणालियां होती हैं, उनका विकास करना, किसमें? राजनीति विज्ञान में, वही व्यवहारवाद है। लॉसवेल ने क्या कहा? ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लॉसवेल की परिभाषा एग्जाम में आती है। वह राजनीति को कब, क्या और कैसे प्राप्त करती है, व्यवहारवाद है। यानी कि राजनीति विज्ञान में क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे होता है, ये सब जो है ना वो व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है। रॉबर्ट एंडेल क्या कहता है? व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं उनके प्रति असंतोष का परिणाम है। यानी जो परंपरागत राजनीति विज्ञान ने जितने भी उपलब्धियां प्राप्त की, जितनी भी उसने खोज करी है, उनके प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ राजशास्त्रियों में। उसी असंतोष का परिणाम ये व्यवहारवादी क्रांति है। इसका उद्देश्य क्या है? राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान बनाना, यानी जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं ऐसे इसको बनाना चाहता है कि इसमें भी पर्टिकुलर लैब हो, खोज हो, रिसर्च हो, प्रयोग हों, सिद्धांत बने, फिर निष्कर्ष निकालें, फिर भविष्यवाणियां करें, जैसा हमारे प्रैक्टिकल साइंस में होता है ना, वैसे ही करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इस तरह व्यवहारवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने राजनीतिक शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि ये एक ऐसा आंदोलन है, ऐसी विचारधारा है, ऐसी क्रांति है, ऐसा दृष्टिकोण है जिसने पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसका उद्देश्य क्या है? कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही विज्ञान बनाना इनका लक्ष्य है। यह एक ऐसा प्रतिरोध आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो उपलब्धियों के प्रति पनपा है या उत्पन्न हुआ है। राजनीति शास्त्र को आनुभाविक एम्पिरिकल बनाने के लिए ये कोशिश कर रहा है, यानी प्रयासरत है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी करिए। ये जो अर्थ मैं आपको बता रही हूँ लास्ट में, इसको याद कर लेना। व्यवहारवाद शब्द का जब भी अर्थ पूछें ये सारी चीज़ें तुम लिख दोगे तो वही आंसर सही। यानी ये व्यवहारवाद का पूरा ऐसा अर्थ है जिसको तुम लिख सकते हो। ठीक है। ये इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। ये तो कितने अर्थ हो गए? एक विचारधारा, एक आंदोलन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका लक्ष्य विज्ञान बनाना, राजनीति विज्ञान को। दूसरा ये प्रतिरोध आंदोलन है। पहला ये हो गया, दूसरा ये प्रतिरोध आंदोलन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला विचारधारा हो गया, दूसरा प्रतिरोध आंदोलन हो गया, तीसरा ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि इसके जन्म के साथ ही राजनीतिक शास्त्र में वैज्ञानिक जो पद्धतियां उनका विकास हुआ था। राजनीतिक अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने लगा था। ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका अध्ययन का केंद्र क्या है? राजनीतिक व्यवहार। किसका राजनीतिक व्यवहार? व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार। व्यक्तियों का बहुत सारे व्यवहार होते हैं, उसमें राजनीतिक व्यवहार इसके अध्ययन का केंद्र है। तो ये हमें क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का अध्ययन केंद्र क्या है, अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? वो है व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार। इसने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति आदि सभी को बदल डाला है। अतः व्यवहारवाद राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति है। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बातें इसमें आ चुकी हैं सब में। ठीक है अब तक। अब आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है। व्यवहारवाद विकसित अवस्था के रूप में एक आधुनिक अवधारणा है। ठीक है, यानी एक आधुनिक अवधारणा है ये व्यवहारवाद। लेकिन इसके जो अंश प्राचीन काल में ही देखने को मिलते हैं। है तो आधुनिक अवधारणा ये, क्योंकि पुरानी तो है ही नहीं, पुराना तो परंपरागत का विरोध किया था सारस ने। लेकिन इसका जन्म बहुत पहले हो चुका था। प्राचीन काल से ही
जो राजनीतिक शास्त्री थे और जो शासक थे, इन दोनों ने ही सीमित अर्थों में ये दोनों ही व्यवहारवादी रहे हैं और मानव के व्यवहार को देखकर ही काम करते रहे। यानी व्यक्ति को जैसा जनता का, प्रजा का जैसा व्यवहार था, वैसे इन्होंने अपने आप की नीतियाँ बनाई, अपने कानून बनाए, अपने आप की योजनाएं बनाई थी। तो व्यवहार को देखकर अपने कार्य रूप को चेंज करने की जो प्रवृत्ति वो तो प्राचीन काल से देखने को आई है। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, मैकावली, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि अनेक जो राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने मानव के व्यवहार का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद में उसको अच्छे से सोचा, सोचने के बाद में उसके अनुसार अपने राजनीतिक विचार उन्होंने अपनी किताबों में लिखे थे। ठीक है। जॉन लॉक है, उसको व्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। यानी सबसे जो पुराने जो जितने भी लोग थे उसमें सबसे पहले जॉन लॉक ने इसकी संस्थापना की थी। जॉन लॉक की उदारवाद जो लोकतंत्र की अवधारणा है, अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। बहुलवादी विचारकों ने इसको यानी इस व्यवहारवाद को गति दी। इसको विकसित करने में वॉल्टर बेजहॉट, जेम्स ब्राइस, लोवेल आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि इसकी भूमिका हो गई एक तरह से, इसका प्राचीन इतिहास हो गया कि कहाँ से ये उत्पन्न हुआ था, इसकी थीम कहाँ से आई। ठीक है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर तथा दुर्खिम आदि विचारकों ने फिर इसको बाद में गति दी, व्यवहारवादी अवधारणा को। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ग्राम वालस की पुस्तक है, 1908 में लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के राइटर कौन है, तो हमें वो याद होना चाहिए, वो है ग्राम वालस। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हर बार, क्वेश्चन एक मतलब हर बार किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरी बुक है आर्थर एफ बेंटले की है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें व्यवहारवाद का पोषण किया है। जो ग्राम वालस ने लिखा है अपनी पुस्तक में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में कि राजनीति का अध्ययन वर्तमान स्थिति में असंतोषजनक है। राजनीति का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में जिस तरह से उसका अध्ययन किया जा रहा है वो सब असंतोषजनक है। सभी विद्यार्थी संस्थाओं का विवेचन करते हैं इसमें, यानी कि वह संस्थाओं को, देखो ये सब किसकी बात हो रही है, परंपरा राजनीति विज्ञान की। इसमें संस्थाओं का विवेचन करते हैं लेकिन मनुष्य के परीक्षण से दूर रहते हैं, मनुष्य के व्यवहार का परीक्षण नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है। ग्राम वालस का मत है कि ग्राम वालस के ही जो मत है इसकी पुष्टि करते हुए आर्थर बेंटले ने भी क्या कहा है कि हमारा राजनीतिक शास्त्र निर्जीव है। इसको भी याद करना है, राजनीतिक शास्त्र को निर्जीव किसने कहा है, किसने कहा है, आर्थर बेंटले ने। ठीक है। आर्थर बेंटले ने कहा है यह शासकीय संस्थाओं के बाहरी स्वरूप का औपचारिक अध्ययन करता है। जितनी भी शासन की संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनके बाहरी स्वरूप का अध्ययन करता है, वो भी औपचारिक रूप में। उसके गुण दोषों द्वारा सरकार का विवेचन करता है। जब इसे कानून की परिधि से बाहर निकाला जाता है तो ये मजाक बनकर रह जाता है। यानी इनको जब कानून की परिधि से बाहर निकाल देते हैं संस्थाओं को या इस अध्ययन को, तो वो एक मजाक जैसा लगता है। ठीक है। इसलिए आर्थर बेंटले ने राजनीतिक क्रियाओं की विशेषता का पता लगाने के लिए समूहों का अध्ययन और अवलोकन किया। यानी फिर बेंटले ने क्या किया था, राजनीतिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं का पता लगाने के लिए समूह के अध्ययन व अवलोकन किया। कितना, समूहों का, व्यक्तियों के समूहों का। उसने कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि संविधान और विधियों का अध्ययन किया जाए। यानी जो संविधान में लिख दिया है, जो कानून बना दिए, उनका अध्ययन क्या करना, अध्ययन करो तो व्यक्तियों का करो, व्यक्ति समूह करो, उनके व्यवहार का करना चाहिए, संस्थाओं का अध्ययन में का कोई महत्व नहीं है। राजनीति को सही अर्थों में समझने के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि राजनीति को अगर हमें समझना है तो हमें संस्थाओं का नहीं, संस्थाओं के बजाय उन संस्थाओं के प्रति लोग कैसा व्यवहार करते हैं, लोग कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उसको जानना चाहिए। फिर व्यवहार करते हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं, उसको जानना चाहिए। ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक आ रही है 1925 में लिखी हुई चार्ल्स मेरियम की न्यू ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसको भी एग्जाम में हर बार पूछते हैं कि न्यू ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर कौन है, तो वो चार्ल्स मेरियम है। 1925 में इनकी लिखी थी। सन जरूरी नहीं है लेकिन व्यक्ति का नाम याद करना जरूरी है। उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। अगली पुस्तक है स्टुअर्ट राइस की क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स तथा कैटलिन की बुक है ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। तो कैटलिन वाली याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यवहारवादी विचारकों का पोषण हुआ। यानी कि हम क्या देखते हुए आ रहे हैं, व्यवहारवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, उस थीम की उत्पत्ति, उसके पीछे का महत्व की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, फिर लोगों ने किताबों में इसके बारे में लिखना चालू कर दिया। तो कौन कौन सी किताबों में किसने क्या क्या लिखा, किताब का नाम भी हमें याद रखना है इसमें। ठीक है।
लॉसवेल तथा कैटलिन, जो लॉसवेल और कैटलिन है, ये शिकागो संप्रदाय के सदस्यों के रूप में अनुभववाद व्यवहारवाद का ही समर्थन करते। शिकागो संप्रदाय क्या है? अमेरिका के वो विद्वान जिन्होंने व्यवहारवाद का अध्ययन किया, व्यवहारवाद को शुरू किया, इस पर सोचना प्रारंभ किया था, उन सबको शिकागो संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, अमेरिका में है ये, एक तरह से कॉलेज स्कूल जिसको हम बोलते हैं ना, वो है जो अमेरिका में के जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो इसमें शामिल है सारे। इन्होंने शक्ति संबंधों को राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु माना। किसने? शिकागो संप्रदाय वालों ने। ठीक है, सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद अमेरिकन विद्वानों ने व्यवहारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो अमेरिकन विद्वान है ना, इन्हीं को शिकागो संप्रदाय बोलते हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने शिकागो जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत अपना इस चीज़ के बारे में सोचना प्रारंभ किया, उसको वहाँ पे उनको एक विचार मंच बनाया, उसको एक अध्ययन का केंद्र बनाया था। इसलिए इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों का विस्तार का केंद्र बनाया। ठीक है, यानी शिकागो विश्वविद्यालय केंद्र था, इसके अंदर ये सारे विद्वानों ने इस पर सोचा था, इसलिए उसको शिकागो संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम का इन्होंने विकास किया। धीरे धीरे उसके सहयोगियों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सभी के राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया। ठीक है, शिकागो संप्रदाय क्या हुआ? अभी ये भी क्वेश्चन पूछे शिकागो संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? तो अमेरिका के वे विद्वान जिन्होंने व्यवहारवाद को विकसित किया, इसके लिए उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के विकास का केंद्र बनाया। ठीक है, केंद्र बनाकर व्यवहारवादी का उपागम का विकास किया था और धीरे धीरे जितने भी जो व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण विकसित हुआ उसको शिकागो संप्रदाय कहा गया था। इसके बाद में ही व्यवहारवाद का इसको बाद में नाम दिया गया था। अमेरिका में व्यवहारवाद ने एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावशाली आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया और अनेक शोध पत्र प्रकाशित होने लगे। किस पर? व्यवहारवाद पर। जैसे पब्लिक ओपिनियन प्रकाशित हुआ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरलिज्म साइंटिस्ट एंड बिहेवियर साइंस आदि। ठीक है, अमेरिका में इसके विकास के लिए सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की भी स्थापना की गई। इसको भी एग्जाम में पूछते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है, इसका संबंध किससे है? व्यवहारवाद से है और अमेरिका से। ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल दोनों ने मिलकर ही व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस तरह डेविड ईस्टन, लॉसवेल, देखो अब प्रमुख व्यवहारवादियों के नाम अभी ये हैं सारे, याद रखना है तुमको। डेविड ईस्टन, लॉसवेल, कोलमैन, यूलाउ, कार्ल डाइच, साइमन पावेल, बेंटले, मेरियम, ग्राहम वालास, मैक्स वेबर, मॉकदुर्खिम, फायडल, पेरेटा, मॉस्का आदि विचारक हैं जिनके परिणामस्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। प्रमुख व्यवहारवादी जो हैं आंदोलनकारी वो सारे ये हैं, इनके नाम हमें याद रखने हैं। इस सभी के जो सभी हैं इनके प्रयास के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा और एक ऐसे अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत के प्रयासों को बल मिला जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद परिवर्तित बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक था। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके व्यवहारवाद के उदय के कारण और इसकी जो मान्यताएं आदि हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।